दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे अनुरोध करता हूं कि सच्चे और निडर निर्भीक पत्रकार के लिए समाज से अगर सहयोग नहीं मिलता है तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में निष्पक्ष पत्रकारिता करना कितना दुरूह और दुर्लभ काम है, और हम लोग इस प्रयास को कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो और को लाइक कर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने की सलाह दें। नमस्कार। अब हम बात करते हैं देश की राजनीति के बारे में। दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में एक है, ये बात जितना ज़्यादा अधिक प्रचारित और प्रसारित की जा रही है, उसमें आज आपको एक ऐसे तथ्य सामने ला के देंगे जिससे कि आपको भी लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पूरी तरीके से काबिज है। जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रच बस गई है। पिछले 30 साल से गुजरात में उनका रुतबा चल रहा है और वो लगातार आगे चलता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सीटों जिताकर भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बना दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसको प्रूव करती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के बहुत सारे हिस्सों में मजबूत होने का दावा करती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर 3-4 स्टेट को छोड़ दीजिए तो अन्य स्टेट में जैसे कि बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, जितने 5-7 स्टेट हैं, बड़े स्टेट हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास उनका अपना कोई नेता नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर जीत दिला सके। इसके अलावा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से गैर भाजपा प्रदेश में जाकर वहाँ की स्थायी सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने में मशहूर है, माहिर है और पारंगत है। वो जानती है कि किस तरीके से दूसरे सरकार के विधायकों, सांसदों को कैसे खरीद फरोख्त किया सकती है। पैसे से मान जाए तो पैसे से, नहीं तो ईडी, सीबीआई और आईटी तो है उनके पास, जिसका उपयोग वो भरपूर उपयोग विधायकों और सांसदों को खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2.5 साल पहले शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से को अपने साथ में लेकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। ठीक इसी तर्ज पर देखा जाए तो नेशनल कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने इसी तरीके से तोड़ दिया, और वो उनके भी शरद पवार की पार्टी को 2 फाड़ करते हुए उनके भतीजे को अपने साथ लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अपने लगभग 3 दर्जन से अधिक विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महायुति में शामिल हो गए और वहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है। तो ये आपको एक नमूना दिखाया है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरों के आयातित नेताओं को, चाहे वो भ्रष्ट ही क्यों ना हो, उनको अपने साथ लेकर सरकार बनाने में सफल हो जाती है। वैसे वो दूसरी पार्टी में रहता है तो दागदार नेता है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, देशद्रोही है, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल होता है वैसे ही वो गंगा नहा लेता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कि मोदी वॉशिंग पाउडर डालकर इन सभी अपराधियों को अपराध मुक्त करने का दावा किया जाता है। अब हम भाजपा की उन कमज़ोर कड़ियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आप यूपी की बात कर लीजिए। यूपी में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई
और उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत भी मिला। इससे लोगों को लगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार इतिहास बनाते हुए यूपी में सरकार बनाई है, उसे लगा कि अब तो ये अजेय हो गए हैं, इनको कोई जिता या हरा नहीं सकता। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक ने एनडीए ब्लॉक को मात ही नहीं करारी मात दी और उनको दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। 37 सीट लेकर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपोगंडा है, एजेंडा है कि वो धर्म और मंदिर की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार वो धर्म की राजनीति पर जाति की राजनीति हावी हो गई और वहां पर भाजपा को करारा झटका लगा। जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने रणनीति तैयार की, जातियों का समीकरण बैठाते हुए उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए, उससे उनको भारी सफलता मिली। अखिलेश यादव ने वो काम कर दिया जो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी आज तक नहीं कर पाए थे। इतनी सीटें तो कभी भी मुलायम सिंह के पीरियड में भी नहीं आई थी, और इसी लगे हाथ कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में लाचार हो गई, बुरी तरीके से हताश हो गई। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही यूपी में सीएम पद को लेकर जिस तरीके से आपस में उठापटक की दिखी, पार्टी के अंदर मतभेद नजर आए, उसको लेकर लगने लगा कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे यूपी में खत्म होता जा रहा है। इस बात की चिंता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और आरएसएस ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की कि उन्होंने सरकार और पार्टी के जो बागी नेताओं को अपने पास बैठा के समझाया कि अगर पार्टी यूपी में जाती है, सरकार से बाहर होती है, तो सब पैदल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा पे जो उपचुनाव होना है उनको फ्री हैंड कर दिया। योगी आदित्यनाथ अक्सर ये आरोप लगाते थे कि उनकी चलती नहीं है, टिकट वितरण में उनकी चलती नहीं है, दिल्ली से सब कुछ निर्धारित होता है और वहीं से कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं। और जिन लोगों को योगी जी देना चाहते हैं टिकट, उनको वो दे नहीं पाते। इसलिए ये लोकसभा में जो चुनाव में जो परिणाम आए वो उसकी देन है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को इस बार फ्री हैंड कर दिया गया। 10 सीटों को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया गया है। 10 में से 9 जगह पर चुनाव हो रहे हैं। एक मिल्कीपुर का चुनाव कुछ कानूनी दांव पेच के चलते उसमें चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। वहाँ पर फैजाबाद से जहाँ पे राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया था, वहाँ की सीट भाजपा हार गई। लल्लू सिंह जो 2 बार के सांसद थे अयोध्या से, वो इस बार बुरी तरीके से हार गए। यानी कि अयोध्या के आसपास के 10-12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए एक करारा तमाचा था, जिससे कि अभी तक वो इस तमाचे की गूंज सुन रहे हैं और तिलमिला के रह जा रहे हैं। और इस बार 10 सीटों पे में से 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ लेकर युद्ध स्तर पर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री पूरी तरीके से रात दिन एक किए हुए हैं कि अब की बार सारी सीटों पर कब्जा करना है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी
रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। यूपी में ये हालात हो गए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उसको ऐसे ऐसे क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाना पड़ा, जिसको अगर सही मायने में देखा जाए तो अमित शाह और मोदी से जिनको मिलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वो मोदी शाह के साथ डायरेक्ट बातचीत करते हैं। खास हो सकता है, शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के कार्यकलापों से शायद इतना खुश नहीं है जितना कि वो उम्मीद करते हैं। इस बार भी जब चुनाव होने वाले थे तो उन्होंने ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और इनके बारे में ये फेमस है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी एक पार्टी में शामिल नहीं रहते हैं, और इससे पहले वो भाजपा में एक बार पहले भी आ चुके हैं। जब 2017 में चुनाव हुए थे तब भाजपा के साथ में सरकार में शामिल हुए थे और साथ ही वो मंत्री भी थे, लेकिन साल सवा डेढ़ साल तक उनका योगी जी से बन नहीं पाई और वो भाजपा और योगी सरकार को गालियां देते हुए वो सरकार से बाहर हो गए। और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाए और 2022 के चुनाव में वो योगी और मोदी के बारे में ना जाने कितने विवादित बयान देने की वजह से चर्चा में आए। योगी के लिए तो उन्होंने कह दिया था कि इनको तो मंदिर के बाहर भीख मंगवाऊंगा। आज वही योगी ओम प्रकाश राजभर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने को मजबूर हैं। वहीं संजय निषाद जो कि एक सांसद है उनका, वो कभी कभी ऐंठ जाते हैं चुनावी जो टिकटों को लेकर। वो हमेशा अपने ये कहने लगता है कि हम तो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यानी हालात ये है कि पहली बार उनके पार्टी के 2-4 लोग विधायक बने हैं, वही कुछ ऐसा हाल। उनसे बेहतर स्थिति में तो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कि पूर्वांचल में 5-6 सीट लेकर अपनी महत्वता को साबित करते हैं। अब ये सोचिए कि निषाद पार्टी और सुभाषपा के नेता मोदी और शाह को धमकाने की बात करते हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। एक विश्व पटल पर अपनी पार्टी का नाम दिखाने वाले लोग इलाकाई नेताओं से कितने भयभीत हैं, उनको साफ पता चल रहा था कि किस तरीके से जो हालात हैं यूपी में, उसको किसी ना किसी तरीके से अपने नियंत्रण में करना है। उसके लिए भले भी किसी की भी चिरौरी और मिन्नत करनी पड़े। ये उन्होंने दिखा दिया कि यूपी में निषाद, महान पार्टी और सुभाषपा के नेताओं को उन्होंने थोड़ी पे हाथ लगा कर अपने पाले में किया है। जिस तरीके से यूपी में दिखा, ऐसा ही बहुत सारी जगह जैसे बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी ऐसे नमूने हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे प्रदेशों में अपने दिग्गज नेता नहीं है। वो हमेशा आयातित नेताओं को अपनी जीत के लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी पार्टियों को तोड़ते हैं। जैसे कि बिहार में उन्होंने लोजपा के साथ में किया, जो कि लोजपा के जो संस्थापक थे रामविलास पासवान एनडीए सरकार में मंत्री। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि बिहार में उनकी सरकार बना दे, इसलिए उनको नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है। पिछले 20-22 साल से देख लीजिए, नीतीश कुमार ही बिहार में राज कर रहे हैं। कभी भाजपा के साथ सहयोग से और तो कभी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के गठबंधन से वो सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और किस्मत देखिए कितनी खराब है भाजपा की कि बिहार में
75-76 जो विधायक होने के बावजूद सीएम का पद नीतीश कुमार को ही ऑफर किया गया। कारण वो जानते हैं कि बिहार में भाजपा के पास ऐसा कोई करिश्माई नेता नहीं है जिसकी वजह से वो प्रदेश में अपने बल पर सरकार बना सकें। ऐसा ही कुछ उन्होंने लोजपा के साथ में किया। लोजपा पार्टी को तोड़ने के लिए उन्होंने चाचा भतीजे को आपस में लड़ा दिया और उनकी पार्टी के दो फाड़ करके एक चाचा को पहले उनके चाचा पारसनाथ को अपने साथ में किया, फिर बाद में उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। साथ में ठीक आम चुनाव के पहले उनको पार्टी अपने गठबंधन से बाहर करते हुए उन्होंने एक बार फिर भतीजे को अपने साथ में लिया, यानी चिराग पासवान को अपने साथ में लेते हुए उसे मंत्री बना दिया। और लेकिन चाल देखिए कि किस तरीके से चाचा भतीजे को लड़ाकर उन्होंने लोजपा पे कंप्लीट अपना कब्जा जमा लिया है। वहाँ पर बिहार में भी वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन करने को तैयार हुए, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय पूर्व मंत्री आपके उपेंद्र सिंह कुशवाहा, ये सब एनडीए में शामिल हो गए, जबकि इनका कोई अपना विशेष कोई वहाँ पे जनाधार नहीं था। बस किसी ना किसी तरीके से अपने कुनबे को बढ़ाना चाहते थे, यानी एनडीए में ये गिनाना चाहते थे कि उनके पास 40 से ज़्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। जिस तरीके से उन्होंने बिहार में किया, ठीक वैसा ही आप देखिए महाराष्ट्र में भी उनके पास हालात यही हैं कि उनका कोई ऐसा दिग्गज या कद्दावर नेता नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके आगामी चुनाव के लिए। यानी जो नेता है उसको साइडलाइन करते हैं, क्योंकि वो मोदी शाह से बहुत सीनियर नेता हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको जूनियर के आगे उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर 2019 में देवेंद्र फडणवीस को सरकार में मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब वहाँ का चुनाव परिणाम आया तो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में सीएम पद को लेकर आपस में खींचतान हुई। खींचतान इतनी बड़ी कि 25-30 साल पुराना गठबंधन टूट गया और महा विकास अघाड़ी बनाकर उद्धव ठाकरे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैंने जो आज तथ्य आपके सामने रखे, शायद आपको एहसास हुआ होगा कि वास्तव में परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं, लेकिन जो आजकल मीडिया का काम है वो असलियत दिखाता नहीं है, बल्कि एक भ्रामक प्रचार करने में जुटा रहता है कि वो सत्ता के साथ में खड़ा होकर अपने स्वार्थ के लिए जनता की समस्याओं को न दिखाते हुए सत्ता की फेवर में, पक्ष में प्रोग्राम चलाता है। उनके हिसाब से डिबेट होती है और विपक्ष में सीधा सीधा हमला मीडिया के जरिए कराया जाता है। मीडिया का काम होता है जन सरोकारों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं उनको उठाना, लेकिन आजकल का मीडिया पूरी तरीके से सत्ता के आगे नतमस्तक है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से सत्ता के आगे हाथ पैर जोड़कर सामने खड़ा रहता है और जनता से जुड़े मुद्दों को ना तो मीडिया कोई ध्यान देता है और ना जो प्रशासनिक अफसर हैं वो जनहितकारी मुद्दों को सॉल्व करने में अपनी कोई रुचि रखते हैं। उनके लिए तो बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि मोदी जी की आरती गाना और मोदी सरकार के आगे पूरी तरीके से अपने कर्तव्यों को भुलाकर दंडवत करते रहना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किस विषय पर ऐसे ही रोचक और सही जानकारी देने के लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा।